नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो सेशन में। तो आज हम लोग यहाँ पर ग्रुप डी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सेट से रिलेटेड, ये आप लोग को दिख रहा होगा, ये हमारा ग्रुप डी का सेट है। जो कि इसमें आप लोग को पता है कि टोटल 100 क्वेश्चन रहता है और आप लोग को मिक्स रहेगा। कोई मतलब वो नहीं रहेगा कि आप लोग का सेक्शन दे देगा कि यहाँ से यहाँ तक आपको जीके जीएस रहेगा, यहाँ से फिर मैथ रहेगा, फिर रीजनिंग रहेगा। ऐसा सेक्शन नहीं बना रहता है। इसमें आप लोग का सभी क्वेश्चन मिक्स रहेगा। हो सकता है एक रीजनिंग, एक मैथ, फिर एक जीके जीएस ऐसे घुसा के मिक्स देगा। आप लोग को पता है कि एनटीपीसी का क्वेश्चन ऐसा ही रहता है। सॉरी, रेलवे का सभी जितना भी एग्जाम है लगभग ऐसा ही रहता है, सेक्शन उसमें नहीं रहता है। उसके बाद बिहार में भी जो एग्जाम होता है मिक्स ही रहता है। सिर्फ एसएससी के छोड़कर बाकी बाद जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है वो सभी मिक्स ही रहता है। एसएससी जो है अपना सेक्शन वाइज क्वेश्चन बनाता है, उसके इसलिए वो कम टाइम देते हैं, लेकिन यहाँ पर मिक्स रहता है सभी क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारे इस सेट में जो है वो सेक्शन वाइज करके दिया हुआ है क्वेश्चन। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मैथ रीजनिंग जो है आप लोग का ग्रुप डी का क्वेश्चन का वो आप लोग कवर कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग सिर्फ जीके जीएस को एक बार अच्छी तरीके से रिवीजन करेंगे इस सेट से, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप लोग को पता है ग्रुप डी में टोटल कितना क्वेश्चन आप लोग का रहेगा, तो बता देता हूँ एक बार, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो हमारा होगा ग्रुप डी के लिए जो सेट का वीडियो बना रहे हैं। इसलिए यहाँ पर हमारा कर्तव्य बनता है कि एक बार आप लोग को बता दूँ कि कितना क्वेश्चन रहता है और कौन कौन सा कहाँ से कितना क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो हमारा ग्रुप डी का बात करें तो ग्रुप डी में आप लोग का जो टोटल क्वेश्चन की संख्या रहेगा वो आप लोग का 100 रहता है। और आपको टाइम पता है कि 100 क्वेश्चन रहेगा टोटल, और टाइम जो आप लोग को दिया जाता है वो 1 घंटा 30 मिनट दिया जाता है, ठीक है। 1 घंटा 30 मिनट आप लोग का टाइम दिया जाएगा। और ये एग्जाम तो आप लोग को पता है ऑनलाइन होता है। टोटल आप लोग का 100 क्वेश्चन होगा। 100 में से आप लोग याद रखिएगा, आप लोग का टोटल जो 100 क्वेश्चन है इनमें से आप लोग का 30 क्वेश्चन किसका रहेगा पता है। 30 क्वेश्चन आप लोग का हो जाएगा रीजनिंग का, हो जाएगा 30 क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख सकते हैं रीजनिंग का वेटेज यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। उसके बाद 25 क्वेश्चन जो आप लोग का वो हो जाएगा मैथ का। 25 क्वेश्चन किससे रहेगा, मैथ का हो जाएगा। तो 55 क्वेश्चन आप लोग का मैथ रीजनिंग से हो गया। उसके बाद 25 क्वेश्चन सिर्फ आप लोग को साइंस से ही रहेगा। विज्ञान में जैसे हो गया आप लोग का फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इस सब से 25 क्वेश्चन आप लोग का रहेगा। उसके बाद जब बच गया क्वेश्चन कितना हो गया, 25 25 50 30 80 हो गया। 20 क्वेश्चन जब बच गया वो आप लोग का इसमें रहेगा जीके हो गया और क्या कहते हैं करेंट अफेयर्स हो गया। जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की संख्या 20 रहेगा। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 30 हो गया रीजनिंग, 25 मैथ, 25 साइंस क्वेश्चन हो गया, 20 जीके जीएस और जीके और करंट अफेयर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप लोग देख सकते हैं ध्यान देने वाला बात जो है वो साइंस ही हो जाता है। 25 क्वेश्चन आप लोग का साइंस का होगा। तो यहाँ पर हम लोग साइंस भी कवर करेंगे और जो 20 क्वेश्चन जीके का करंट अफेयर्स का होगा वो भी हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस प्रकार आप लोग को लगातार सेट आते रहेगा, आप लोग कवर करते जाइएगा। तो हो सकता है आप लोग का जीके जीएस में अच्छी पकड़ बन जाएगा। और कुछ क्वेश्चन होगा मैथ का तो वो भी हम लोग यहाँ पर कवर करवा देंगे। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए प्रश्न देखना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग जीके और करंट अफेयर्स का सेट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर साइंस का भी क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो जीके का स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन वो 81 नंबर क्वेश्चन से हुआ है। तो 81 नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है, देख सकते हैं आप लोग की। थोड़ा और जूम कर देता हूँ क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमारा 81 नंबर जो क्वेश्चन है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो संगराई फेस्टिवल है, संगराई महोत्सव जो है वो भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य, सॉरी महोत्सव नहीं, ये लोक नृत्य है संगराई। ये पूछा जा रहा है आप लोग को किस राज्य का ये लोक नृत्य है। तो ऑप्शन हमारा 4 को यहाँ पर है। हमारा बिहार हो गया, त्रिपुरा, कर्नाटक, गोवा, ये 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा त्रिपुरा। तो त्रिपुरा का ही ये नृत्य है, लोक नृत्य संगराई। और एक फेस्टिवल आता है संगाई महोत्सव। तो याद रखिएगा संगाई महोत्सव पूछेगा तो संगाई का स्पेलिंग आप लोग भी यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर संघाई की बात करें तो संघाई जो महोत्सव है वो हो जाएगा इसे आप लोग का संघाई महोत्सव। अगर संघाई महोत्सव पूछेगा तो मारिएगा मणिपुर, ठीक है। अगर संगराई नृत्य पूछेगा तो ये त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है। और त्रिपुरा में जो नृत्य किया जाता है संगराई, ये किया जाता है मोंग आदिवासी के द्वारा। याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है प्रश्न कि ये जो मणिपुर में डांस किया जाता है, नृत्य किया जाता है संगराई, ये किस आदिवासी के लोग करते हैं, तो मोंग आदिवासी के लोग करते हैं। आदिवासी का नाम है मोग। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर 82 नंबर प्रश्न है कि समुद्र के पार भारत के दक्षिणी पड़ोसियों में
कौन कितने द्वीप देश शामिल हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा जो भारत देश है उसके दक्षिण में मात्र 2 द्वीप देश आता है जो कि भारत का पड़ोसी है। वो एक हो गया हमारा श्रीलंका हो गया और दूसरा हमारा मालदीव है। ये दोनों भारत के पड़ोसी देश है जो कि एक द्वीप वाला देश है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है उसके अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दो देश जो है वो द्वीप के रूप में भारत के दक्षिण में। उसके बाद हमारा प्रश्न है कि टीपू सुल्तान ने डैश ईस्वी में, कितने ईस्वी में मैसूर का शासक बना था टीपू सुल्तान। तो याद रखिएगा टीपू सुल्तान जो शासक बना था, जैसे कि आप लोग को पता है टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था। तो हैदर अली ने क्या हुआ था, हैदर अली का जो दूसरा अंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें इसका मृत्यु हो गया। उसके बाद जो शासक बना वो टीपू सुल्तान बना, क्योंकि हैदर अली का पुत्र था ये टीपू सुल्तान। तो ये जो मैसूर का शासक बना था वो 1782 ईस्वी में बना था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1782 ईस्वी। उसके बाद हमारा प्रश्न है 84 नंबर की, कौन सा संस्थान 30 नवंबर से 4 दिसंबर 2024 तक भारत के सबसे बड़े विज्ञान महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF की मेजबानी कर रहा है। याद रखिएगा जो इसका मेजबानी कर रहा है वो कर रहा है IIT गुवाहाटी। आप लोग को पता है IIT गुवाहाटी कहाँ है, यह असम में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, IIT गुवाहाटी में यह महोत्सव मनाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर 85 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग को पता है कि अम्बुबाची महोत्सव जो है कामाख्या मंदिर से संबंधित है और ये कहाँ स्थित है, तो गुवाहाटी में है। और याद रखिएगा ये अम्बुबाची महोत्सव है। ये असम में स्थित है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है बार बार कि आप लोग का प्रश्न पूछा था ये कामाख्या माता मंदिर जब वो किस राज्य से संबंधित है, ये असम से संबंधित है और ये अम्बुबाची महोत्सव भी वहीं पर मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न अपना 86 नंबर प्रश्न है कि डेजर्ट नाइट अभ्यास जो वो किस देश ने भाग लिया है। तो डेजर्ट नाइट अभ्यास जो वो 3 देशों के साथ होता है, याद रखिएगा भारत, फ्रांस और UAE, इन तीनों के बीच होता है डेजर्ट नाइट अभ्यास। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 87 है कि जुलाई से सितंबर तिमाही में किस देश ने भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया, जिसने कुल निवेश का 50% जो है वो योगदान किया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सिंगापुर ने किया है। याद रखिए आप लोग जो 87 का राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सिंगापुर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 88 की बात करें हम लोग तो यहाँ पर है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बात करता है। तो आप लोग को पता है कि जो हमारा राज्य का नीति निर्देशक तत्वों के जो चर्चा है संविधान वो कौन से भाग में है, तो याद रखिएगा इसका जो शॉर्ट नेम होता है ये भी आप लोग याद रखिएगा, DPSP इसका शॉर्ट नेम होता है। और ये जो है भाग 4 में है, जो हमारा संविधान का भाग 4 में है, इसमें जिक्र है DPSP का, जिसको हम लोग बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व। इसमें जो टोटल आर्टिकल है वो कहाँ से कहाँ तक है, आप लोग याद रखिएगा 36 से 51 तक जो हमारा अनुच्छेद है वो DPSP में है, भाग 4 में है। और आप लोग याद रखिएगा DPSP किस देश से लिया गया है, तो ये लिया गया है आयरलैंड देश से। याद रखिएगा DPSP किस देश से लिए हैं भारत के संविधान में, तो आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद यहाँ पर पूछा है कि जो हमारा कि यहाँ पर ग्राम पंचायतों से संगठन से बारे में जो आर्टिकल बात करता है वो अनुच्छेद हमारा 40 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा अनुच्छेद 40, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पर है 89 नंबर प्रश्न। तो 89 नंबर प्रश्न हम लोग को पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब किया गया था। याद रखिएगा ये 1951 ईस्वी में हुआ था। स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना कब हुआ था, 1951 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हमारा प्रश्न बन जाता है 90 नंबर हमारा है कि संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद डैश राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद जो है वो राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है। तो जिस प्रकार राज्य में विधानमंडल होता है उसी प्रकार हमारा जो केंद्र में होता है वो क्या होता है, संसद होता है। ठीक है, तो संसद का कितना भाग है आप लोग याद रखिएगा, 3 भाग जो संसद का, सॉरी एक तो संसद हो गया, उसमें उसके बाद 3 भाग कौन कौन सा हो गया, सही बता रहा हूँ। 3 भाग जो संसद का होता है वो पहला हो गया राष्ट्रपति, उसके बाद एक राज्यसभा हो गया और लोकसभा। ये तीनों सदन किसका है, संसद का है। संसद में कितने सदन होता है, 3 सदन हो गया हमारा, एक तो हो गया राज्यसभा, लोकसभा और एक राष्ट्रपति होता है। ये 3 भाग होता है किसका, तो संसद का। उसी प्रकार हमारा राज्य में विधानमंडल होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है राज्यसभा, लोकसभा और संसद के बारे में आर्टिकल जो है वो समझ लेते हैं। तो ये एक ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, सरल
ठीक है, सरल से रखिए ये ट्रिक। और उसके बाद ये जो आर्टिकल आप याद रखिए वो रखिएगा 79, 80, 81। अब यहाँ पर हमारा संसद से संबंधित जो आर्टिकल है वो 79 है, और राज्यसभा से संबंधित आर्टिकल जो है वो राज्यसभा का जिक्र अनुच्छेद 80 में हो गया, और लोकसभा का जिक्र है अनुच्छेद 81 में। तो यहाँ पर हम लोग जो संसद, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में जान ले हैं। अब हमारा यहाँ पर प्रश्न आ जाता है कि राज्य विधानमंडल, तो राज्य विधानमंडल भाग 6 में आप लोग को पता है, और भाग 6 में आर्टिकल जो है वो कहाँ से कहाँ तक आप लोग को बता दूं कि जो भाग 6 में आर्टिकल है वो है 152 से लेकर अपना 237 तक, याद रखिएगा 152 से लेकर 237 तक जो आर्टिकल है हमारा वो है भाग 6 में। और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन नंबर ये है 168 से 212, ये जो है राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 168 से 212 अनुच्छेद। उसके बाद अगला प्रश्न अपना यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 91, और प्रश्न संख्या 91 में को पूछ रहा है कि बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना किस भाषा में किया था। तो याद रखिए बाणभट्ट एक कवि है जो कि किसके दरबार में रहता था, तो ये हर्षवर्धन के दरबार में रहता था। और ये हर्षचरित जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है, बाणभट्ट के द्वारा। लेकिन ये किस भाषा में लिखा गया यह प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यह भाषा जो है वो संस्कृत हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 92 है कि एडीबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो एडीबी का जो 11वां अध्यक्ष वर्तमान में है वो कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन है। ऑप्शन की बात करें हम लोग तो हमारा पहला ऑप्शन है हारुहिको कुरोदा, ऑप्शन नंबर बी है डिल्मा रूसेफ जो कि पहले था, अभी 10वां था, ये अभी जस्ट बना है दूसरा। तो याद रखिए जो हमारा वर्तमान में एडीबी के 11वें अध्यक्ष है वो हमारा हो जाएगा कौन सा, तो याद रखिएगा आप लोग वो हो जाएगा हमारा मसाटो कांडा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मसाटो कांडा जो हमारा है वो एडीबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ प्रश्न संख्या 93 है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है। तो याद रखिएगा ये सोन नदी सिंधु की सहायक नहीं है बल्कि ये गंगा की सहायक नदी है, और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी होता है हमारा कौन सा, यमुना नदी। हम यमुना जब गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, लेकिन सोन नदी जो वो गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद हमारा काबुल हो गया, श्योक हो गया, गिलगित, ये सभी सिंधु नदी का ही सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 94 हमारा है कि कौन सा मिशन इसरो द्वारा 4 दिसंबर 2024 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। तो ये हमारा हो जाएगा पूर्वा थर्ड, तो PSLV C-59 या इसकी कह सकते हैं पूर्वा थर्ड मिशन। ये जो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, पूर्वा थर्ड मिशन लॉन्च किया गया PSLV C-59 के द्वारा, और ये 4 दिसंबर 2024 को श्रीहरिकोटा, कहाँ पर यह स्थित है श्रीहरिकोटा, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में स्थित है, और इसे हम लोग सतीश धवन केंद्र से लॉन्च किया गया। ठीक है, इसे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पर प्रश्न संख्या 95 है कि मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था। तो मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत जो दिया गया था वो दिया गया था श्री नारायण गुरु के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा श्री नारायण गुरु। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 96, प्रश्न संख्या 96 आप लोग को पूछ रहा है कि सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है अंकिता रैना, PV सिंधु, साइना नेहवाल और अदिति अशोक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 PV सिंधु। तो PV सिंधु के द्वारा जीता गया सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट, इसमें स्वर्ण पदक जो जीता गया वो PV सिंधु के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर कि 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन करने वाला प्रारंभिक तुर्की शासकों का सही कालक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो हमारा जो गुलाम वंश है जिसको हम लोग मामलुक वंश भी कहते हैं, तो उसी के बारे में हमारा शासक का सही क्रम बताना है। तो याद रखिएगा यहाँ पर पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक बना था जो कि गुलाम वंश जिसको हम लोग मामलुक वंश भी कहते हैं उसका क्या था, संस्थापक भी था। याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक जब गुलाम वंश का संस्थापक हो गया, उसके बाद जो बना था राजा वो कौन बना था, इल्तुतमिश बना था। ठीक है, इल्तुतमिश कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, और उसके बाद जो है जो इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान शासक बना था। तो इस प्रकार क्रम था इसका जो 1206 से 1290 ईस्वी तक था इसका क्रम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न 98 नंबर प्रश्न है कि हमारा कि
अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2024 का विषय क्या है? याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2024 का विषय जो है वो है हमारा कि प्रवासियों के योगदान का सम्मान करना और उनके अधिकारों का सम्मान करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पर 99 नंबर प्रश्न है कि पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? याद रखिएगा, पुष्कर झील जो है वो राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अजमेर। याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, और ये याद रखिएगा, ऊंट महोत्सव जो मनाया जाता है वो बीकानेर में मनाया जाता है, ऊंट महोत्सव। अगला प्रश्न यहाँ पर 100 नंबर प्रश्न है कि कौन सा राज्य 29 नवंबर 2024 से मैंगोंग फेस्टिवल 2024 की मेजबानी कर रहा है? तो याद रखिएगा कि मैंगोंग फेस्टिवल 2024 को जो मेजबानी कर रहा है वो कर रहा है ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पर मेघालय। तो मैंगोंग फेस्टिवल अपने याद रखिए 2024 का मेजबानी जो है वो मेघालय राज्य कर रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन जो कि जीके और करंट अफेयर्स का था, आप लोग देख रहे हैं करंट अफेयर्स भी करंट का ही है, 2024 का रिलेटेड है, जो कि खास जस्ट का ये सेट बना हुआ है, इसीलिए करंट अफेयर्स आप लोग को करंट वाला मिल रहा है। उसके बाद हम लोग साइंस का क्वेश्चन 25 क्वेश्चन करेंगे, और यहाँ पर ग्रुप डी का साइंस का क्वेश्चन है थोड़ा हार्ड है, तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से कवर कीजिएगा। जो रिएक्शन वगैरह इसमें ज़्यादा है, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन इसमें कम है, तो इसे आप लोग अच्छी तरीके से देखिए, इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा, धैर्य रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहला जो क्वेश्चन हमारा है साइंस का, वो है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा उभय विस्थापन प्रतिक्रिया है? तो जो उभय विस्थापन प्रतिक्रिया है वो उभय विस्थापन को हम लोग कर सकते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया भी, वो देखना है इस रिएक्शन से, ठीक है। तो इस सेट में ही थोड़ा सा ज़्यादा हमको लगा कि क्वेश्चन जो साइंस का वो थोड़ा हाई लेवल का इसी सेट में, और अदर सेट में तो हो सकता है वो थोड़ा सा कर दे, वो मतलब सिंपल क्वेश्चन घुसा दे। तो यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन जो आप लोग को मैथ वाला है, समझने वाला है और उसको सोल्व करने वाला है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर जो हमारा है देखना है कि कौन सा विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन मतलब दोनों साइड से विस्थापित कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 हमारा है, 2 ऑप्शन नहीं है, ये हमारा 1 2 3 4 करके दिया है, रिएक्शन मतलब अभिक्रिया दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो बताना है कि इनमें कौन कौन सा जो है उभय विस्थापन अर्थात द्विविस्थापन अभिक्रिया है। देखें यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा है कि Na2SO4 प्लस BaCl2, तो सोडियम सल्फेट, और हमारा है यहाँ पर बेरियम क्लोराइड। तो यहाँ पर देखिए कि Na2SO4 जो है ये क्या कर रहा है कि Cl को यहाँ से Ba से छीन रहा है, सोडियम क्या कर रहा है बेरियम से क्लोरीन छीन रहा है, और बेरियम जो है वो सोडियम से सल्फेट छीन रहा है। तो यहाँ पर देखिए NaCl बन गया, अर्थात Na यहाँ का हो गया, Cl हो गया, यहाँ का बन गया क्या NaCl, अर्थात इसका विस्थापन कर लिया ये और इसका विस्थापन कर लिया ये। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों ओर से विस्थापन हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 ये इसका राइट आंसर होगा कि केवल 2 ही इसका क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया का पालन कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझने वाला क्वेश्चन था। उसके बाद हमारा यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न है कि रजत सिल्वर को खुली हवा में रखने पर इसकी सतह काली पड़ जाती है, ये किसके कारण होता है? याद रखिए ये जो होता है वो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के वायुमंडलीय गैस जो है इसका जवाब दे है। याद रखिएगा किसके कारण ये काला पड़ जाता है चांदी पर, तो याद रखिएगा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण ये हो जाता है। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 3 है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज से संबंधित है? तो ये संबंधित है परमाणु में नाभिक इसकी खोज से संबंधित है। याद रखिएगा परमाणु में नाभिक की खोज से संबंधित जो हमारा ये पर है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर सॉल्यूशन वाला है कि गंधक S8 के 16 ग्राम अणुओं में अणुओं की संख्या क्या रहा है? यहाँ पर जो हमारा ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो हमारा सल्फर है गंधक है वो कितने अणु के होते हैं, तो वो 8 अणु का होते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं S8 लिखा है, मतलब S8 है, इसका मतलब ये सल्फर जो हमारा कितने अणु का होता है, वो 8 इसमें अणु होता है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद यहाँ पर अणुओं की संख्या हम लोग को फाइंड करना S8 में। अणुओं की संख्या फाइंड करने के मतलब याद करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है कि मोल की संख्या निकालना है। तो मोल की संख्या बराबर फार्मूला होता है कि दिया गया द्रव्यमान जो हमारा ग्राम में द्रव्यमान दिया गया है वो बटे इसका मोलिकुलर वेट जो होता है S8 का। अब S8 का हम लोग का जो है क्या करना पड़ेगा, मोलिकुलर द्रव्यमान अर्थात जो आणविक द्रव्यमान होता है वो निकालना पड़ेगा। तो सल्फर का जो एक अणु का जो
एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 16, ठीक है, सॉरी 16 तो इसका परमाणु संख्या ही होता है, ठीक है। इसकी द्रव्यमान संख्या जो होगा वो 32 हो जाएगा। और टोटल क्या गो 8 गो है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा 32 गुना 8 करना पड़ेगा, तब इसका क्या होगा आणविक द्रव्यमान निकलेगा। तो 32 गुना 8 करें तो 8 दूनी 16 हो गया, 8 तेज 24 1 25 256 हो गया, कितना इसका आणविक द्रव्यमान हो गया। और जो दिया गया है वो 16 ग्राम दिया गया, 16/256 हो जाएगा। और ये हो गया हमारा मोल की संख्या। जब हम लोग को मोल की संख्या में गुना कर दें 6.022 गुना 10⁻23 से, तब ये हो जाएगा अणु की संख्या। तो याद रखिएगा इसको जब गुना करेंगे हम लोग तो इसका जो सॉल्यूशन जो आएगा मान आएगा निकल कर, वो हो जाएगा कौन सा, तो याद रखिएगा 3.76 गुना 10⁻22 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इस पर यहाँ पर इसको सोल्व कर सकते हैं, आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न भी सॉल्यूशन वाला ही है कि 500 ग्राम का एक हथौड़ा 50 मीटर प्रति सेकेंड की गति से एक कील पर वार करता है। कील हथौड़ा को 0.01 सेकेंड में रोकता है, तो कील द्वारा हथौड़ा पर लगाया गया बल निकालना है। अब देखिए यहाँ पर अगर कोई भी सवाल बना है, सबसे पहले देखिए दिया गया क्या क्या सब है। तो यहाँ पर हमारा दिया गया सबसे पहले द्रव्यमान दिया गया अहम, हम लोग देख सकते हैं अहम बराबर दिया गया 500 ग्राम। इसको केजी में हम लोग अगर बदलेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे, इतना क्या हो जाएगा, ये केजी में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा है हथौड़ा जो कितना कर रहा है कि इसका जो हथौड़ा का चाल है वो क्या है, u बराबर हम लोग मान लेते हैं 50 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। उसके बाद क्या कर हथौड़ा इतना सेकेंड के बाद रोकता है, मतलब अंत में क्या होता है रुक जाता है हथौड़ा, मतलब अंतिम वेग इसका हो गया 0, क्योंकि अंत में जाके क्या हो रहा है हथौड़ा रुक जाता है। प्रारंभिक वेग इसका 50 मीटर पर सेकेंड हो गया, अंतिम वेग क्या हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कह रहा है कि कील द्वारा हथौड़ा पर लगाया गया बल, तो बल बराबर फॉर्मूला होता है हमारा F बराबर m इंटू ये होता है, मतलब द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। तो हम लोग यहाँ पर द्रव्यमान के जगह पर लिख देते हैं कितना, पहले m ही रहने देते हैं। उसके बाद ये के जगह पर हम लोग त्वरण बराबर जानते हैं फॉर्मूला कि v माइनस यू बाई टी होता है ना, v माइनस यू बाई टी होता है। ये हम लोग हो गया ये। इसके बाद हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू कि m के जगह पर हम लोग हो जाएगा, यहाँ पर इसको कटाएंगे थे 1/2 हो जाएगा। उसके v माइनस यू, v हमारा कितना 0 है, u है माइनस 50 बटे टी हम लोग को दिया गया कितना 0.01 सेकेंड दिया गया है, 0.01 सेकेंड हो गया। इसको हम लोग सोल्व करते हैं, हाफ गुना ये हो जाएगा इसका, इसको ऊपर भाग देते थे, हो जाएगा 5000, ठीक है। ये हो गया 5000, लेकिन माइनस में होगा। उसको इसको कटाएंगे तो हो जाएगा माइनस 2500 न्यूटन। तो माइनस को यहाँ इग्नोर कीजिएगा, आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा 2500 न्यूटन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया 2500 न्यूटन। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 भी जो हमारा है वो सोल्यूशन वाला ही है, मैथ का सवाल, सॉरी मैथ की तरह है, ये हमारा फिजिक्स का सवाल है। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए प्रश्न हमारा क्या बन रहा है 6 नंबर की, 40 किलो का एक लड़का 40 केजी का कोई लड़का है 50 पायदान के सोपान पर दौड़ता है और प्रत्येक पायदान अर्थात स्टेप जो हम लोग बोलते हैं वो 10 सेमी ऊंचा है। तो एवं सभी पायदान चढ़ने में कुल समय जब 5 सेकेंड लगता है, तो उस लड़का द्वारा उत्पन्न शक्ति ज्ञात करना है। तो हम लोग उत्पन्न शक्ति ज्ञात करना, उसके अर्थात कार्य निकालना हम लोग को। सबसे पहले कार्य निकालेंगे, उसके बाद शक्ति भी निकाल लेंगे। तो कार्य जो हमारा होता है वो होता है यहाँ पर ऊपर चल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे mgh निकालेंगे, ठीक है, mgh निकाल लेंगे। तो हमारा द्रव्यमान कितना देगा बस लड़का का, वो दिया गया 40। उसके बाद जी का मान जो हमारा वो 10 होता है। और कितना हाइट तक जा रहा है, तो याद रखिएगा 50 पायदान पर चढ़ता है, लेकिन ये प्रत्येक पायदान कितना है 10 सेमी का है। एक पायदान की ऊंचाई 10 सेमी है, उस वजह से 50 पायदान ऊपर चढ़ रहा है, तो मतलब कितना ऊंचा चढ़ गया 50 गुना 10 करेंगे तो हो जाएगा 500 पायदान। तो टोटल जो ऊंचाई इसका हो जाएगा 500 सेंटीमीटर हो जाएगा, लेकिन हमको इसको मीटर में बदलना है तो 100 से भाग दे देंगे, तो ये हो गया हमारा 5 मीटर। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो गया कितना 200 हो गया ना, हाँ ये 2000 हो जाएगा। 2000 हमारा हो गया कार हमारा, अर्थात ये जूल में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग को निकालना क्या है, निकालना है हमको शक्ति। तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, और समय दिया गया 5 सेकंड। अगर कार्य हम लोग 5 से भाग दे दें तो हो जाएगा 400 बार में कट जाएगा ये, तो हमारा 400 वाट जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो आशा करने के लिए समझ में आ गया। सबसे पहले हम लोग क्या किए, कार्य निकाले, कार्य का फार्मूला लगाया हम लोग mgh। उसके बाद यहाँ पर इसको समय से भाग देकर हम लोग शक्ति निकाल लिए, ठीक है, क्योंकि शक्ति बराबर सूत्र होता है कार्य बटे समय।
उसके बाद अगला प्रश्न है कि ध्वनि एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर टकराने पर पहले माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम लोग किस रूप में जाना जाता है? तो याद रखिए, इस घटना को हम लोग जानते हैं ध्वनि के परावर्तन के रूप में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 8 है कि समान रूप से सीधी सड़क पर स्थिर गति से दौड़ने वाले कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कार का त्वरण शून्य होगा, कार का वेग शून्य होगा, कार का त्वरण लगातार परिवर्तन हो रहा है, कार का वेग निरंतर परिवर्तित हो रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि कार का वेग जो वो निरंतर परिवर्तित हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 9 हमारा है कि समुद्री जीव स्वास्थ्य का निर्धारण करने हेतु किसे मापा जाता है? याद रखिएगा, समुद्री जीव के स्वास्थ्य के निर्धारण हेतु हम लोग जो उसमें घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा है वाटर में वो नापते हैं, ताकि वो पता चले कि वो जीवित रह सकता है कि नहीं समुद्री जीव। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, इसको प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या हमारा 10 आ गया कि क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं? इनमें से कौन सा जो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सूर्य के समय, सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देने अपवर्तन के कारण ही ये सही हमारा दिया गया है। रात में तारों का टिमटिमाना ये भी अपवर्तन के कारण है। सूर्य का प्रकाश में अपने वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर दिखना, ये किसके कारण होता है? ये हम लोग याद रख सकते हैं कि ये सही नहीं दिया गया है। सूर्य अपने वास्तविक उदय से 2-3 मिनट पहले दिखाई देने लगता है, ये अपवर्तन के कारण ही होता है। तो सूर्य का जो है हमारा आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखना, इसका कारण जो है वो प्रकाश का अपवर्तन नहीं है, बल्कि इसका कारण जो है वो है सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति बदलने के कारण होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि एसिटिलीन गैस जो हमारा, इसको हम लोग इथाइन में बोलते हैं, C2H2 इसका फार्मूला होता है। गैस की ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। इस प्रतिक्रिया को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित समीकरण? तो संतुलित समीकरण आप लोग देखना पड़ेगा, दोनों साइड में जो है जो भी हमारा यहाँ पर कार्बन जैसे हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, दोनों साइड क्या करना है, इसमें देखना है कि अगर वो संख्या समान है तो वही क्या हो जाएगा, संतुलित समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे तो 4 कार्बन है, यहाँ पर भी 4 कार्बन है। उसके बाद हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 2 हो गया, फिर यहाँ पर 2 से गुना करेंगे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग हाइड्रोजन की संख्या 4 है। इस पर देखेंगे तो आप लोग का ये सभी जो है दोनों साइड बराबर है, इसलिए इसका संतुलित जो रिएक्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12 हमारा है कि हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग करते हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन है कि किसका प्रयोग करेंगे। पास्कल नियम, बर्नौली का सिद्धांत, आर्किमिडीज सिद्धांत, बॉयल के नियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, पास्कल नियम पर आधारित है ये। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बीमा MLT-2 किसके अनुरूप है? ये अनुरूप है बल के अनुरूप। तो बल का जो बीमा होता है वो MLT-2 होता है। उसके बाद हमारे यहाँ पर सही युग्म जो है वो मिलान करना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला होता है वो होता है, यहाँ पर हो जाएगा 2 नंबर CSO4 × ½ मिलान करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये हो जाएगा ½ बोला। उसके बाद जिप्सम की बात करें तो ये हो जाएगा CSO4 × 2H2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा है बेरेंजक चूर्ण का फार्मूला होता है क्या, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये हो जाएगा CaOCl2 हो जाएगा। उसके बाद हमारा बुझा हुआ चूर्ण का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इस प्रकार मिलान करके हम लोग ऑप्शन चुन सकते हैं, सिर्फ आप लोग को यहाँ पर फार्मूला जानना था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पर प्रश्न संख्या 15 है। ये प्रश्न आप लोग का जो है थोड़ा हाई लेवल का है, इसको समझने वाला है, सॉल्यूशन वाला है। कह रहे हैं कि इसमें निकेल का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? सबसे पहले हम लोग इसको ऑक्सीकरण संख्या को निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं किसी भी अणु का जो ऑक्सीकरण की संख्या होता है वो क्या होता है, 0 होता है। किसी भी अणु का सबसे पहले हम लोग जिस पे आयन नहीं है उसका जो ऑक्सीकरण संख्या होगा वो 0 होता है। तो यहाँ पर बात करें हम लोग इसका ऑक्सीकरण संख्या बराबर हम लोग 0 मान लेते हैं। तो K4 जो हमारा पोटासियम है इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग का 4 गो पोटासियम, तो 1 गुना 4 करेंगे, टोटल 4 हो गया इसका, किसका, K4 का ऑक्सीकरण संख्या। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद हम लोग अगर K4 को उस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा -4। ये टोटल हम लोग का इस साइड में क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या निकालने बराबर 0। ऐसे भी हम लोग मान ले हैं कि किसी भी अणु का जो है वो ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, बराबर 0 था इस साइड में। उसके बाद हम लोग क्या किए, K4 का जानते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या हो जाता है कितना, +4 हो गया। उस साइड भेज दिए इसको, बराबर को उस साइड दिए, -4 हो गया। उसके बाद हम लोग का बचा इस साइड में क्या बच गया, ये पूरा बच गया।
अगर हम लोग यहाँ पर पूछा गया किसका, तो निकेल का पूछा गया। CN का बात करें हम लोग साइनाइड का, तो साइनाइड का जो होता है ऑक्सीकरण संख्या वो होता है -1। यहाँ पर 4 गो है तो -4 हो जाएगा, इधर -4 हो जाएगा, लेकिन उस साइड भेजेंगे तो ये +4 हो जाएगा, ठीक है। उस साइड भेजेंगे तो +4 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा बच जाता है निकेल। तो निकेल का ही तो ऑक्सीकरण संख्या पूछा है, तो अगर -4 +4 करेंगे ये जो हो गया 0, अर्थात निकेल का जो ऑक्सीकरण संख्या हो गया वो हमारा 0 हो गया। तो ये आप लोग निकालने के लिए, इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए सीखना पड़ेगा, ठीक है। जो इंटर वगैरह अच्छा से किया है साइंस से, वो अच्छा तरीके से इसको निकाल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा कि इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, ये सभी याद करना पड़ेगा, उसके बाद इसको आप लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है कि लोहे में जंग लगना क्या है। तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, विद्युत रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है कि रेडियोधर्मी तत्व का उत्सर्जन करते हैं, किसका उत्सर्जन करते हैं रेडियोधर्मी तत्व, याद रखिएगा अल्फा बीटा गामा किरण का उत्सर्जन करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में आप लोग को पूछा जा रहा है कि एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं। तो याद रखिएगा जो एड्स के विषाणु है वो लिम्फोसाइट को नष्ट कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न पे पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है। तो पोलियो का जो नैमित्तिक जीव अर्थात किसके कारण पोलियो होता है, यह होता है विषाणु के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 20 है कि सूची फर्स्ट को कीट रोग भागों को सूची 2 में दिए गए संचरित रोगों से सही जोड़ा लगाना है। याद रखिएगा जो हमारा सबसे पहले सीसी मक्खी की बात करें तो याद रखिएगा हम लोग जब सोते हैं तो किसे करते हैं, सी सी करके सोते हैं, एकदम सांस लेते हैं, सी सी करके सोते हैं। तो याद रखिएगा जो निंद्रा बीमारी होता है वो सीसी मक्खी के कारण होता है। उसके बाद याद रखिएगा हम लोग रेत मक्खी, जिसको हम लोग कर सकते हैं ये जो मक्खियाँ हैं ये कहाँ रहती है, रेत में, या फिर कर सकते हैं सैंड फ्लाई, अर्थात मिट्टी वगैरह से हम लोग समझ सकते हैं इसको, रेत को। तो हम लोग याद रखिए एक ट्रिक याद दिलाता हूँ कि जो रेत में या फिर सैंड में मिट्टी में खेलेंगे तो क्या हो जाता है, काला हो जाता है आदमी, क्या होता है, काला हो जाता है। तो रेत मक्खी के कारण जो होता है, सैंड फ्लाई के कारण होता है वो काला जार होता है, ठीक है। जब मिट्टी में खेलेगा वो तो काला होगा भाई। तो रेत मक्खी का जो है रेत मक्खी के कारण क्या होता है, सैंड फ्लाई के कारण काला जार हो गया। अभी हम लोग जस्ट पढ़े कि जो सी फ्लाई हो गया, सीसी फ्लाई हो गया, वो नींद का बीमारी हो गया क्योंकि हम लोग सोते हैं सीसी करके। उसके बाद रेत मक्खी जो मिट्टी में खेलेगा वो काला हो जाएगा, तो काला जार हो गया रेत मक्खी के कारण। ये ट्रिक बता रहा हूँ याद करने के लिए, बाकी बाद आप लोग डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। और मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण क्या होता है, मलेरिया होता है, याद रखिएगा। उसके बाद क्यूलेस मच्छर के कारण जो है वो फिलेरियासिस होता है, याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है अपने यहाँ पर प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में कि सन लैब जावा कार में आपकी कार का नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़े रखने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा जो हम लोग प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं वो अंतःस्थापित प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है यहाँ पर प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 हमारा यहाँ पर है कि कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन डॉट की संरचना का कौन सा है। याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फार्मूला होता है CO2, इसका जो संरचना होता है वो होता है, C को रखिए दोनों साइड ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए तो डबल बॉन्ड से, तो ये इसका संरचना हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 23 है। प्रश्न संख्या 23 में पूछा जाए कि निम्न परिपथ A और B में अमीटर का पाठ्यांक होगा। तो हमारा 2 परिपथ दिया गया, ये देख सकते हैं आप लोग, 2 परिपथ हमारा यहाँ पर है, देख सकते हैं। इसमें पूछ रहा है कि इसका पाठ्यांक क्या होगा। तो पहला परिपथ आप लोग देख सकते हैं जो हमारा इस तरह है, यहाँ पर ये खुला हुआ है, तो खुला हुआ परिपथ है, यहाँ पर इसमें कोई पाठ्यांक होगा ही नहीं क्योंकि इसमें क्या होगा, करंट दौड़ेगा ही नहीं, तो ये गलत हो गया हमारे, इसमें पाठ्यांक 0 हो जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पर जो क्या है देख रहे हैं स्विच लगा हुआ, अर्थात यहाँ पर बंद परिपथ है, खुला परिपथ नहीं है, तो यहाँ पर हमारा करंट फ्लो होगा, लेकिन कितना होगा तो ये हम लोग फार्मूला से निकाल सकते हैं कि I बराबर होता है V/R। अब V है कितना, 3 वोल्ट है, और हमारा R कितना है, 3 ओम है, 3 से 3 से कटाएंगे तो 1 एम्पियर हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ये हमारा वहीं पर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ की कि जो हमारा ए परिपथ था उसमें 0 एम्पियर फॉलो हो रहा था धारा, और दूसरा जो था वो 1 एम्पियर उसमें परिपथ में धारा फॉलो हो रहा था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 24 है कि 2 पिंड द्रव्यमान M1 और M2 के हैं एवं उनके केंद्रों के मध्य की दूरी D इकाई के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F लग रहा है, और उसके बाद का M1 बराबर 3M1 मान लिया, M2 3M2 मान गया, और D1 को 2D हो तो इसके बीच गुरुत्वाकर्षण का बल क्या होगा। तो इसको हम लोग सोल्व करना पड़ेगा।
तो ऐसे हम लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल फोर्स बराबर फार्मूला होता है वो m1 इंटू m2 बटे डी स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग अब इसको आगे हम लोग फॉरवर्ड करें तो m1 के बराबर दिया गया 3m1, तो 3m1 हो जाएगा गुना, और उसके बाद m2 बराबर दिया गया 3m2, ये 3m2 हो गया। उसके बाद d1 के जगह पर दिया गया 2d का ये स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा 9m1 इंटू m2 और बटे 2 का हो गया स्क्वायर 4d स्क्वायर। अब इतना बराबर हमारा पहले का अब था फोर्स, तो इसके बराबर हम लोग आप लिख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9/4, आप ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस पर आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पर है कि नोड तथा संलग्न एंटीनोड के मध्य दूरी 30 सेंटीमीटर है तो कितनी तरंग दर कितनी दीर्घ होगी। ठीक है, ये तरंग कितनी दीर्घ मतलब कितनी लंबी, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो याद रखिए आप लोग, नोड और एंटीनोड के मध्य दूरी जो होता है वो λ/4 होता है। तो याद रखिएगा क्या होता है कि नोड और एंटीनोड के मध्य दूरी का फॉर्मूला होता है λ/4, और यहाँ पर हम लोग को दिया गया λ/4 बराबर 30 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग λ बराबर यहाँ से निकाल सकते हैं, 40 गुना 4 गुना 30 हो गया 120। तो यही 120 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, तरंग की लंबाई हो जाएगी। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोग 25 क्वेश्चन साइंस का कर लिया, और ज़्यादातर क्वेश्चन हमारा सॉल्यूशन वाला ही था। थोड़ा हार्ड लेवल का यहाँ पर साइंस क्वेश्चन बनाया गया था इस सेट में, ऐसा हार्ड रहता नहीं है। अगर आप लोग अच्छी तरीके से साइंस पढ़े हुए हैं इंटर वगैरह में तो आप लोग अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही। आप लोग का अच्छी तरीके से जो यहाँ पर जीके जीएस कवर हो गया होगा, 20 जीके जीएस कर दिए, 20 जीके हो गया, और 25 साइंस का क्वेश्चन कर दिए, जो कि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था आज के सेट के लिए। तो फिर आगे हम लोग फॉरवर्ड इसी प्रकार कर मतलब फर्दर क्या करेंगे, आगे इसी प्रकार के वीडियो बनाते रहेंगे और सॉल्यूशन करते रहेंगे जीके जीएस का। लगातार बने रहिएगा, इस तरह का कवर करते रहिएगा वीडियो का, आप लोग का तैयारी अच्छी तरीके से हो जाएगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।